हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। यदि दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो उसमें से मिक्सचर में से उन कंपोनेंट्स को किस तरीके से अलग कर सकते हैं। मिसिबल का मतलब होता है जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। तो जानते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू एक्टिविटी 2.8 शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब दो चीज़ों का मिक्सचर है, एसीटोन और वाटर का। दोनों ही जो लिक्विड है वो मिसिबल लिक्विड्स है और उनके मिक्सचर में से उनको सेपरेट किस तरीके से करें। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। दोनों के मिक्सचर को एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं। फिट इट विद अ थर्मोमीटर, और उसमें एक थर्मोमीटर फिट कर देते हैं। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन द फिगर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर 2.9 में ये फिगर है। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्टैंड है जिसमें क्लैंप लगी हुई है, और क्लैंप किससे जुड़ी हुई है, एक फ्लास्क के से जुड़ी हुई है। इस फ्लास्क के अंदर है मिक्सचर दोनों का, एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है वो इस फ्लास्क के अंदर भरा हुआ है। इसी के नीचे एक बर्नर लगा हुआ है। जैसे बर्नर में जैसे हीट मिलती है बर्नर से तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है मिक्सचर। और ऊपर की आप देख रहे हैं कि फ्लास्क जो होता है एक कॉर्क से बंद है, और उसी कॉर्क के अंदर एक थर्मामीटर भी लगा हुआ है। थर्मामीटर से देखते हैं कि कितना टेम्परेचर हो गया उसका। तो ये मिक्सचर में से क्या होता है कि पूरा सेटअप है। ये देखिए एक दूसरी साइड में क्या है, एक वाटर आउटलेट लगा हुआ है, क्लैंप लगी हुई है, इसमें वाटर कंडेंसर है। और यहाँ पर जब मिक्सचर को, जो दोनों एसीटोन और वाटर का मिक्सचर जब इसको हीट देते हैं तो हीट देने से ये वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें आउटलेट लगे हुए हैं जिसमें जो कोल्ड वाटर जो होता है वो आउटलेट से बाहर निकल जाता है। और जो वेपर होती है, वेपर एक बीकर में आप देख रहे होंगे एसीटोन जो होता है, वेपर जो होता है वो एसीटोन में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एक बीकर में, जिसको इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद आता है हीट द मिक्सचर स्लोली। अब ये जो मिक्सचर है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, स्लोली गर्म करते हैं। कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर उसमें लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और जैसे इसको धीरे धीरे करके हीट बढ़ाते हैं, थर्मामीटर जो होता है उसमें उसको देखते हैं। द एसीटोन वेपराइज कंडेंसिस एंड द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। एसीटोन जो होता है वो वेपराइज होता है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसिस फिर वो ठंडा होता है इन द कंडेंसर, एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर आउटलेट से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या बचता है, वाटर बच जाता है, जिससे क्या होता है दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एसीटोन भी और वाटर भी। इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि ये प्रोसेस को कहते क्या है। जब ये अपने एक्टिविटी में देखा जो प्रोसेस था जिसमें दोनों मिक्सचर्स को हमने मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग किया है, दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये मेथड क्या कहलाता है, डिस्टिलेशन कहलाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जब उसको हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम होंगे तो दोनों एक ही साथ वेपर में कन्वर्ट होंगे, जिससे हम दोनों मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin, यानी दोनों जो लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। यानी जो एयर जो होती है उसकी गैसेस को अलग करना, या पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सबको अगर सेपरेट करते हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज़ करते हैं। द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। और पूरा एपरेटस जो होता है सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। और ये जो एपरेटस होता है पूरा बिल्कुल मैंने बताया कि बिल्कुल सिंपल डिस्टिलेशन की तरह से होता है। और एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड, इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और लगा हुआ होता है। किस किस के बीच में होता है, बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर, इन दोनों के बीच में होता है। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स।
तो जो सिंपल जो फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम होता है एक ट्यूब की तरह से होता है, और जिसमें क्या पैक्ड होते हैं, ग्लास बीड्स जो होते हैं वो पैक्ड होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस, ये बीड्स क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेपर्स, किसके लिए, वेपर्स के लिए, टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, जो ठंडी होती रहती है और कंडेंस यानी वाटर के ड्रॉपलेट में बदलती रहती है लगातार। तो ये पूरा सेटअप है इसका, जिसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी जैसे कि आपने देखा पहले एक स्टैंड है, उसी तरीके से क्लैंप लगी हुई है इसके अंदर, बर्नर और फ्लास्क होता है। फ्लास्क को जैसे इसमें हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होगा, ऊपर से देखो कॉर्क भी लगी हुई है इसमें, कॉर्क से बंद है ये पूरी तरीके से ताकि वेपर बाहर ना निकले। उसी में थर्मामीटर भी लगा हुआ है कॉर्क में। और इसके बाद आउटलेट उसी तरीके से लगे हुए हैं, वाटर आउटलेट लगा हुआ है, वाटर कंडेंसर भी लगा हुआ है, और कोल्ड वाटर जो होता है वो आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाता है। और जो प्योर लिक्विड जो बचता है कंपोनेंट वो इकट्ठा हो जाता है एक कंटेनर के अंदर या एक उसके अंदर जो एक कॉनिकल फ्लास्क होता है उसमें। तो ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग फ्रैक्शन जो होते हैं वो कंपोनेंट्स के सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। एयर की जो गैसेज होती है, आपको पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, एयर बहुत सारी गैसेज का एक मिक्सचर होता है। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और होमोजेनस भी होता है क्योंकि जो एयर के जो अलग अलग जो गैसेज होती है, जो एयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए एयर क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। द फ्लो डायग्राम शो द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, एक इसमें फ्लो डायग्राम है जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले एयर को कंप्रेस करते हैं एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, उसे ठंडा करते हैं, क्या करके, प्रेशर को बढ़ाते हुए और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए, कम करते हुए। तो जिससे क्या होता है, जो एयर जो होती है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद अलाउ क्या करते हैं, टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे गर्म करने से क्या होता है, गैसेज गेट्स सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट पर जो गैसेज होती है वो सेपरेट हो जाती है अलग अलग तरीके से, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, सबके जो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑक्सीजन का -183 है, ऑर्गन का -186 है, नाइट्रोजन -196। तो इसी तरीके से जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले इवेपोरेट हो जाती है और सबसे पहले सेपरेट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर की, उसके बाद फिर तीसरे नंबर की, इसी तरीके से अलग अलग जो गैसेज होती है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर वो सेपरेट हो जाती है। इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, यदि हम एयर से ऑक्सीजन गैस को अलग करना चाहते हैं तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें क्या करना होगा, एयर के अंदर जो जितनी भी अदर गैसेज होती है उनको अलग करना होगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। उसी तरीके से क्या करेंगे, एयर को प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, टेम्परेचर को कम करते चले जाएंगे, तो एयर जो होती है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, उसको धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, वार्म अप करते हैं उसको। वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, इसमें गैसेज जो होती है अलग अलग हाइट पर वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अभी बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का अलग अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो हम इस तरह के लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक पूरा सेटअप दिया गया इसमें, एयर जो होती है किस तरीके से उससे हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि एयर को फिल्टर करने के बाद कहाँ भेजा जाता है, कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद में वो और उसको फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर उसका कम करते हैं। टेम्परेचर कम करने से लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड एयर जो होती है धीरे धीरे आगे प्रोसीड कर देते हैं। लिक्विड एयर क्या होती है, उसमें से जब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑर्गन और जो नाइट्रोजन जो होती है वो पास आउट हो जाती है और निकल जाती है उसमें से, और क्या बचती है, लिक्विड ऑक्सीजन बच जाती है। और लिक्विड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर आपको एक इम्प्योर सैंपल दे दिया जाता है
तो आप उससे प्योर कॉपर सल्फेट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी 2.9 समझ लेते हैं। टेक सम अप्रोक्सीमेट 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में लगभग कितना 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का। डिजोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको डिजोल्व करते हैं थोड़े पानी की मात्रा में। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, उसको क्या कर देते हैं फिल्टर कर देते हैं, इम्प्योरिटीज अलग हो जाते हैं, जिससे इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इवेपोरेट करने से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन मिल जाता है उसमें। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। यानी उसको कवर कर देते हैं पहले सॉल्यूशन को इस फिल्टर पेपर से, एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, और उसको छोड़ देते हैं बिना हिलाए डुलाए। किस पर, रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। टू कूल स्लोली, जिसे धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, लगभग 1 दिन के लिए उसको ठंडा होने देते हैं। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। आपको क्या मिलेगा, चाइना डिश में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस होता है उसके बिल्कुल प्योर क्रिस्टल्स हम ले सकते हैं इस तरीके से, उसमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होगी। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जब हम सी वाटर से जो सॉल्ट प्राप्त करते हैं, वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। इसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है। जब बहुत सारी इम्प्योरिटीज होगी तो उसको इम्प्योरिटीज़ को भी अलग करना होगा। तो इन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए क्या करते हैं, टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़, इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से प्योर क्रिस्टल लेने के लिए सॉलिड के हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का या प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है अक्सर कि जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो इवेपोरेशन टेक्निक से किस तरीके से बेटर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें लाइक जैसे शुगर है, मे गेट चर्ड हो जाते हैं ऑन हीटिंग, जब उसको हीट करते हैं तो वो चटक जाते हैं टू ड्राइनेस की वजह से। सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, या फिर कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद भी रह जाती है उसके अंदर। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड, जब वो इम्प्योरिटीज रह जाती है उसके अंदर तो वो सॉलिड को कंटेमिनेट भी कर देती है। एप्लीकेशंस क्या है उनके, अनुप्रयोग क्या क्या हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है इस मेथड को। प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यानी जो सी वाटर से जो हम सॉल्ट लेते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जिसको फिटकरी भी कहते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। इम्प्योर सैंपल से जो क्रिस्टल जो होता है एलम के, उनको सेपरेट करने के लिए भी इसी मेथड का यूज़ हम करते हैं। Thus by choosing one of the above methods according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substance। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, एक प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised। लेकिन अब क्या है, अब और भी ज़्यादा जो टेक्निक जो होती है, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और जो नई नई टेक्निक्स है वो भी हम यूज़ करते जा रहे हैं। इन सिटीज़, नगरों में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, यानी हमारे घरों में, यानी सिटीज़ में जो पानी आता है, जो वाटर आता है, कहाँ से आता है, वाटर वर्क्स से आता है। अ फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इन शोन 2.13, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इन योर क्लास। तो इसको आप अपनी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेटअप है कि किस तरीके से वाटर को प्यूरीफाई करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, ये देखिए पूरा सेटअप है इसका। इस सेटअप में क्या क्या है, सबसे पहले रिजर्वायर क्या होता है, इसमें वाटर को पहले कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं।
और सेडिमेंटेशन टैंक में जो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, सॉलिड इम्प्योरिटीज, वो सब नीचे बैठ जाती है। उसके बाद में लोडिंग टैंक में इसको भेजा जाता है। लोडिंग टैंक में भी ऐसा ही होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो भी उसमें बैठ जाती है दूसरे टैंक में। इसके बाद होता है फिल्ट्रेशन टैंक। यहाँ पे क्या होता है, वाटर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद में जब सारी इम्प्योरिटीज उसमें से निकल गई, वो फिल्टर भी हो गया, उसके बाद उसको क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं टू किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। और उसके बाद वाटर जब प्योरीफाई हो जाता है तो उसको हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है ये। इस पूरे प्रोसेस के बाद एक हमारा टॉपिक आता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस भी आते हैं इस तरह के जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो ये भी जानना जरूरी है कि फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, यानी एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिफरेंस करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। तो हमें फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैटर की जाना। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर 1 में पढ़ी, और ये सभी क्या है, आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। The interconversion of states in a physical change because these changes occur without a change in consumption of and no change in the chemical nature of the substance। यानी इस तरह का जो कन्वर्जन जो होता है स्टेट्स का, ये क्या है, सिर्फ एक फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल नेचर जो होती है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऑल्दो आइस, वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और वेपर जो होती है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में होती है। तीनों देखने में अलग अलग होते हैं। एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली सेम, लेकिन जो केमिकली क्या होते हैं वो सेम होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं भी वो केमिकली सेम होते हैं। बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। अब देखने में क्या होता है, लिक्विड और ऑयल दोनों क्या होते हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वाटर और ऑयल, लेकिन दोनों के जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो दोनों के डिफरेंट होते हैं। दे डिफर इन ऑडोर, उनकी स्मेल अलग होती है, एंड इनफ्लेमेबिलिटी जो होती है वो भी अलग होती है। वी नो दैट ऑल ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर। अब आपने देखा कि जो ऑयल होता है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है एयर के अंदर, जबकि वाटर का यूज़ कहाँ पे होता है, टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को यानी आग को बुझाने में। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स ऑफ डिफरेंट फ्रॉम वाटर, यानी दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल की और वाटर की वो क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। बर्निंग इज अ केमिकल चेंज, अब जलना क्या है, केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विद अनदर, एक सब्सटेंस दूसरे से रिएक्ट करता है टू अंडरगो अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, जिससे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो केमिकल चेंज होता है वो मैटर की प्रॉपर्टी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंज ले आता है। एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस, हमें एक नया पदार्थ मिल जाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, जब ये कैंडल बर्न होती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दीज। अब इसमें देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए कि जिसमें दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस एक साथ होते हो। तो बर्निंग ऑफ कैंडल उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब वैक्स होता है वो पहले सॉलिड होता है, फिर वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे फायर के कॉन्टैक्ट में आता है तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने पर फिर वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तब उसके बाद वो बर्न होती है। तो सॉलिड वैक्स का लिक्विड में चेंज होना और फिर उसका वेपर में चेंज होना, ये तो फिजिकल चेंज हो गया, ये दोनों दो फिजिकल चेंज है। लेकिन जब वो वेपर बर्न होती है तब वो केमिकल चेंज होता है। तो इस बर्निंग ऑफ कैंडल में आपको दोनों चेंजेज होते हैं एक ही तरह, एक ही साथ देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो उनके टाइप क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो केमिकल जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंसेस का, उसमें अगर क्लासीफाई करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में वो क्लासीफाई हो जाते हैं।
प्योर सब्सटेंसेज। तो सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। रॉबर्ट बॉयले was the first scientist to use the term element in 1661। 1661 में सबसे पहले जो रॉबर्ट बॉयले थे उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया एलिमेंट, कि एलिमेंट कुछ होता है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, इनका जो कार्यकाल था कितना था, 1743 से लेकर के 94 तक का। फ्रेंच केमिस्ट थे, वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने क्या क्या एलिमेंट को डिफाइन किया। ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट क्या होता है, मैटर की एक बेसिक फॉर्म होती है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन से अब उन जितने भी वो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिकम्पोज या ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें पहली है मेटल्स, दूसरी नॉन मेटल्स और तीसरी मेटलॉइड्स होती है। तो मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है दे हैव अ लस्टर, यानी शाइन। जब भी न्यू फॉर्म में होती है, नई जो होती है मेटल, तो उसमें एक लस्टर होती है जिसको मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं, शाइन करती है वो। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, या तो उसका जो कलर होता है सिल्वरी ग्रे होता है मेटल्स का, या फिर गोल्डन येलो होता है। आमतौर पर यही कलर देखने को मिलते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करते हैं। दे आर डक्टाइल, यानी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल होने का मतलब, डक्टाइल क्या होता है, जो डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मेटल से वायर बनाए जा सकते हैं। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल होने का मतलब है कि अगर हम किसी मेटल को हैमर करें तो उसको 3 शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है दे मेक अ रिंगिंग साउंड ऑन हैमरिंग। यदि उसको हिट करते हैं, हैमर करते हैं, चोट मारते हैं इसमें मेटल पे, तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो क्या बताती है कि मेटल सोनोरस होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सारी क्या होती है, मेटल्स होती है। मरकरी इज ओनली द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है कि जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल्स की। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, उसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है कलर्स की। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। दे आर नॉट लस्टरस, ना ही उनमें कोई चमक होती है, ना वो सोनरस होते हैं और ना ही वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल भी नहीं होते, अगर इस पर चोट मारते हैं तो टूट के बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन की फॉर्म होती है कोल और कोक भी, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं, ये सब नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जिनकी होती है, यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स, उन्हें मेटालॉइड्स कहते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो जिनमें मेटल और नॉन मेटल वो दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100, यानी एक 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स आज की डेट में पता है हमें। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, 92 एलिमेंट्स उसमें से ऐसे हैं जो हमें नेचर ने दिया है, प्रकृति से हमें मिले हैं। द रेस्ट आर मैन मेड, बाकी क्या है, बाकी सब मैन मेड है जो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, और ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं। 2 एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी एंड ब्रोमीन। ये 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर उनको रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। यानी 303 केल्विन पे भी अगर उनको रखते हैं हम तो क्या हो जाते हैं वो, तब भी मेल्ट हो जाते हैं। अभी एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना, अभी थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में भी जान लेते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली combined with one another in a fixed proportion।
अब ये जो एक वर्ड आया लास्ट में फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये मिक्सचर में यूज नहीं होता है, क्योंकि मिक्सचर जो होता है उसमें एक प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता कभी भी, वो कोई भी रेशो हो सकता है। तो ये सिर्फ कंपाउंड में होता है। ये जो टर्म यूज़ की जाती है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये केवल और केवल कंपाउंड में ही यूज़ की जाती है। कंपाउंड जो सब्सटेंस, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है, और वो केमिकली कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ में। इसके बाद जानते हैं व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है। एक एक्टिविटी एज में 2.10 डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। अब क्या करते हैं, एक क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप। दोनों ग्रुप को क्या करते हैं, 50 ग्राम आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन का पाउडर होता है, और 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर का, तो दोनों ग्रुप में बांट देते हैं। ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग्स को भी और सल्फर पाउडर दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसको क्रश करते हैं। ग्रुप ए वाले जो हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले। ग्रुप सेकंड में क्या होता है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, हीट दिस मिक्सचर। उसे मिलाने के बाद उसमें हीट भी करते हैं स्ट्रांगली, बहुत तेज़ी से हीट करते हैं इसको, टिल रेड हॉट, जब तक वो बिल्कुल लाल ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। उसके बाद फ्लेम को उसमें से हटा देते हैं और मिक्सचर को धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में क्या होता है, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। अगर जो मटेरियल जो ऑब्टेन हुआ है उसमें मैग्नेटिज्म को चेक करते हैं कि इसमें मैग्नेट बन रही है कि नहीं बन रही है। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये चेक करते हैं कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। अब उसमें क्या करते हैं, एक तो उसकी टेक्सचर यानी बनावट जो होती है, उसका कलर जो होता है मटेरियल का, वो भी एक बार चेक करते हैं जो दोनों ग्रुप में मिला है उसको। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। अब क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड जो होते हैं उसमें एक पार्ट में मिला देते हैं। स्टिर वेल, उसको अच्छे तरीके से चलाते हैं, हिलाते हैं, एंड फिल्टर, और उसको फिर छान लेते हैं। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट। यानी क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरे पार्ट में मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए द मटेरियल ऑब्टेन। उसके बाद जो मटेरियल मिलता है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि नॉट टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए जो ये एक्टिविटी होती है टीचर के सुपरविजन में ही होनी चाहिए। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। तो इसमें परफॉर्म करते हैं जितने भी ऊपर के जितने भी स्टेप्स बताए हैं विद बोथ द एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स के साथ, आयरन और सल्फर दोनों के साथ में। तो उसके बाद आता है द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट। अब दोनों गैसेज जिसमें जो गैस जो रिलीज होती है उसको चेक करते हैं कि कौन सी गैस है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज हाइड्रोजन। अब ग्रुप फर्स्ट में जो गैस निकली है उसमें वो क्या है, हाइड्रोजन है। इट इज़ कलरलेस, ओडोरलेस एंड कम्बस्टिबल। यह ना तो उसका कोई कलर है ना उसमें कोई स्मेल है, और वो कैसा है, कम्बस्टिबल। ये कम्बस्टिबल होता है ज्वलनशील यानी जलने वाला। इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंपोजिशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। ये एडवाइज नहीं दी जाती है कि उसको कंबशन करे टेस्ट करने के लिए, हाइड्रोजन को जलाने के लिए, इससे आग भी लगने का खतरा रहता है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जो ग्रुप सेकंड जो होता है उसमें जो गैस उनकी एक्टिविटी में जो गैस रिलीज होती है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ अ कलरलेस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स। अब वो कलरलेस तो होती है, उसका कोई रंग तो नहीं होता, लेकिन उसमें से स्मेल कैसी आती है, रोटन एग जैसी स्मेल आती है, यानी सड़े हुए अंडे जैसी बदबू उसके अंदर आती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। दोनों को जो मटेरियल दिया गया था स्टार्टिंग में वो सेम दिया गया था, लेकिन जो ऑब्टेन हुआ दोनों ग्रुप के हो तो उसमें क्या हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, डिफरेंट थी। ग्रुप फर्स्ट हैज़ कैरीड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज। ग्रुप फर्स्ट वाले में केवल फिजिकल चेंज हुआ, वेयर एज इन केस ऑफ ग्रुप सेकंड, जबकि ग्रुप सेकंड में अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस।
उसमें केमिकल चेंज हुआ ग्रुप सेकंड में। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप फर्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। जो पहले वाले में जो मटेरियल मिला है वो किसका मिक्सचर है? दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। द सब्सटेंसेस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर, और वो किसका मिक्सचर है? आयरन और सल्फर का है, इसमें दो ही एलिमेंट हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ के जैसी है, जो हमने उसमें मिक्स किया था उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सेकंड इज अ कंपाउंड। सेकंड ग्रुप में जो मिला है वो क्या मिला? वो कंपाउंड मिला है। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली, जब दो एलिमेंट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो वी गेट कंपाउंड विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट। जो एलिमेंट जहाँ पे कंबाइन हुए थे और उसके बाद जो उसमें से बना, क्या बना, जो प्रोडक्ट बना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी कंबाइन होने वाले एलिमेंट से डिफरेंट होगी। द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो कंपाउंड जो होता है उसमें कंपोजिशन की जो प्रॉपर्टी होती है थ्रू आउट क्या होती है? पूरे में एक जैसी होती है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो बनावट है या उसका जो कलर है वो भी पूरा सेम रहेगा। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer। तो थोड़ा सा उसको समराइज किया है, जो किस किस को? फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ मैटर, यहाँ पे समराइज कर दिया इसको। और समराइज करने से थोड़ा सा पता चलता है इसमें कि मैटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस तीनों फॉर्म में होता है। प्योर सब्सटेंस भी होता है और मिक्सचर्स भी होते हैं। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें प्योर में आपके दो चीज़ें आती हैं, एक तो एलिमेंट्स आते हैं और एक कंपाउंड्स आते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। और दूसरा है मिक्सचर्स। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजेनस भी हो सकता है जिसमें पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, और हेट्रोजेनस भी होता है। हेट्रोजेनस में क्या होता है? पार्टिकल्स विजिबल होते हैं पूरी तरीके से। तो इसी के साथ ही, इस फ्लो चार्ट के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में आपने जो कुछ सीखा उसको आप अपने पास ज़रूर नोट डाउन करें, और आगे के चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए।